अब देखते हैं हम प्रकाश का ध्रुवण। ठीक है। हाइगेन ने प्रकाश को अनुदैर्ध्य तरंगे को के रूप में बताया था कि प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ठीक है। अब अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में ही कंपन करते हैं। यदि तरंग इस दिशा में कंपन कर रही है तो उसके कण भी इसी दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है ना। किंतु अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में लंबवत कंपन करते हैं। यदि तरंग इस दिशा में है तो उसके कण इस प्रकार से लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है ना। परंतु प्रयोगों द्वारा ये पाया गया कि प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों? तो प्रकाश में कौन सी घटना होती है? तो ध्रुवण की घटना होती है। कौन सी घटना? ध्रुवण। तो ये केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है। ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती, केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होता है ये। तो यहाँ हाइगेन के जो थ्योरी है कि कुछ एजम्पशंस जो है उन्होंने माना था कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, ये क्या हो गई? गलत हो गई, फेल हो गई। ठीक है। तो प्रकाश जो है कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये चैप्टर जब हम लोगों ने पढ़ा था तब देखे थे हम प्रकाश कौन सी तरंगे होती है, उनकी प्रकृति क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ। ठीक है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तरंग संचरण की दिशा इस दिशा में हो रही है तो ये एक दूसरे के लंबवत दिशा में गति करते हैं। ठीक है ना। मतलब प्रकाश कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है। अब केवल हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे यहाँ प्रकाश के ध्रुवण को समझने के लिए। मान लो तरंग संचरण इस दिशा में हो रहा है। ठीक है। तो प्रकाश का जो विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में सममित रूप से फैला होता है। सभी दिशाओं में सममित रूप से होता है। ठीक है। यहाँ देख सकते हैं ये कौन सा प्रकाश होगा? अध्रुवित प्रकाश। क्या होगा? अध्रुवित प्रकाश। ठीक है। तरंग संचरण इस दिशा में हो रही है। भाई तरंग संचरण इस दिशा में हो रही है और ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो प्रत्येक स्थिति में देखो सममित रूप से, चारों ओर सममित रूप से फैला हुआ रहता है। ठीक है। तो ये अध्रुवित प्रकाश है। ध्रुवित प्रकाश क्या होगा? पोलराइज्ड। ठीक है। पोलराइज्ड लाइट। तो ये होगा केवल एक ही दिशा में यदि हमको मिले। ठीक है। या तो ऊपर की ओर या इसी दिशा में या इस दिशा में, केवल एक ही दिशा में हमको सममिति दिखाए। ठीक है। प्रत्येक दिशा में ना होकर केवल एक ही दिशा में, देखो ऊपर से नीचे की ओर या फिर डॉट अंदर बाहर को इस प्रकार से होगा। ठीक है। ये प्रकाश तरंग संचरण की दिशा है। ठीक है। इस ओर जा रही है और यदि ऐसा है लंबवत तो हम दर्शा सकते हैं, परंतु इस प्रकार से है तो दर्शा सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए डॉट के रूप में प्रदर्शित करते हैं। केवल एक ही दिशा में हो तो उसे क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है। चारों ओर उसकी सम्मति होंगी तो अध्रुवित प्रकाश। परिभाषा देख लेते हैं आप। साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर, ठीक है ना, वैद्युत क्षेत्र भी बोल सकते हैं, कि कंपन प्रकाश के तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से होती है या सममित रूप से होती है। इस दिशा में हो सकती है, इस दिशा में, चारों दिशाओं में, किसी भी दिशा में। ठीक है। ऐसे प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, ट्यूबलाइट आदि से जो सर्जित प्रकाश है वो कैसे प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? तो यदि प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हमको अनुप्रस्थ कंपन मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्येक दिशा में सममिति ना हो तो इस प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। ठीक है। और यह घटना ध्रुवण कहलाती है। ठीक है। समतल ध्रुवित प्रकाश को रेखा ध्रुवित प्रकाश भी कहते हैं। ठीक है। एक रेखा के रूप में हमको मिल रही है। तो प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट,
तो प्रकाश तरंग द्वारा प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। ठीक है ना। तो सममिति में कमी हो गया ना, केवल एक ही दिशा में है, सममित है तो चारों इस प्रकार से सभी दिशाओं में रहता है, और यदि एक ही दिशा में है तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण वह घटना है जो प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत चारों ओर सममिति की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अध्रुवित प्रकाश में क्या था, इस प्रकार से चारों ओर विद्युत कंपन हमको मिल रहा था, परंतु ध्रुवित प्रकाश में केवल एक ही दिशा में इस प्रकार से ऊपर नीचे या आगे पीछे ही मिलेगा, केवल एक ही दिशा में होगा ना, चाहे इस दिशा में हो किसी भी दिशा में, केवल एक। तो हम कह सकते हैं कि सम्मति की कमी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। यहाँ जो है ध्रुवण का प्रदर्शन किया गया है, देखते हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि ध्रुवित प्रकाश को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ध्रुवित और अध्रुवित को। तो हम लोगों ने देख ही चुके हैं। अध्रुवित प्रकाश मतलब इस प्रकार से, ठीक है ना, डॉट मतलब आगे और पीछे ऊपर नीचे, इस प्रकार से तो दर्शाया नहीं जा सकता इस दिशा को, अंदर और बाहर को, इसलिए डॉट से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना। ये भी तो लंबवत होंगे ना, या फिर इस प्रकार से डॉट लगा दिए और एक रेखा से प्रदर्शित कर दिए तो वो भी प्रदर्शित किया जाता है अध्रुवित प्रकाश को। ध्रुवित प्रकार को इस प्रकार से, या डॉट, ठीक है, एक ही दिशा में केवल आंशिक रूप से ध्रुवित, देखो कभी ध्रुवित इस दिशा में मिल रहा है कभी इस दिशा में, या आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश है। प्रायोगिक वर्णन देखते हैं इसका, प्रकाश के ध्रुवण का। तो प्रकाश के प्रायोगिक प्रदर्शन के लिए टूरमेलिन क्रिस्टल का प्रयुक्त किया जाता है। टूरमेलिन क्रिस्टल जो है अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदल देता है। ठीक है ना। देखते हैं इसका एग्जाम, प्रायोगिक प्रदर्शन। ठीक है। तो ये हमारे पास अध्रुवित प्रकाश है। ठीक है। इसको टूरमेलिन क्रिस्टल, इसे कहा जाता है ध्रुवक। ध्रुवित कर रहा है हमारे प्रकाश को, ध्रुवक कह दिया हमने। तो यहाँ से हमको ध्रुवित प्रकाश, इस प्रकार से जो लंबवत प्रकाश है केवल वही गुजर पाया और हमारी आंखों से ध्रुवित प्रकाश दिखाई दे रहा है। ठीक है। अध्रुवित प्रकाश है, पुनः यहाँ टूरमेलिन क्रिस्टल से ध्रुवक से गुजारे हम, ध्रुवित प्रकाश मिला। यहाँ भी हम एक और, ये विश्लेषक है, यहाँ हमको अधिकतम तीव्रता किस प्रकार से लिखा गया है ये देखिए। हमको पता करना है कि जो प्रकाश है वो ध्रुवित प्रकाश है कि अध्रुवित प्रकाश। तो हम यहाँ देखते हैं, मान लो यहाँ से निकला ध्रुवक की सहायता से और यहाँ मुझे मिला प्रकाश की तीव्रता I0 या I जो भी मिला। ठीक है। तो हम देखते हैं एक और, विश्लेषक मतलब विश्लेषण करके हमको बताएगा कि ये ध्रुवित प्रकाश है कि अध्रुवित प्रकाश। तो एक और अन्य टूरमेलिन क्रिस्टल लिया हमने, उसको इस प्रकार से, ये लंबवत रेखा है, ये भी लंबवत, दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हैं, तो जितना लंबवत प्रकाश था ये सभी जो है चले जाएंगे, पूरे के पूरे पास हो जाएंगे। तो यहाँ हमको अधिकतम तीव्रता I ही मिलेगी। यहाँ तीव्रता I है तो पूरा पूरा प्रकाश चला गया। अब देखिए यहाँ से अध्रुवित प्रकाश ध्रुवित होके निकला ध्रुवक से। अब हमने यहाँ क्या कर दिया, उस टूरमेलिन क्रिस्टल को क्षैतिज तल में रख दिया, इस प्रकार से लिटाकर। अब इस प्रकार से तो लंबवत जो है इस प्रकार से रेखाएं उससे गुजर पाएंगी क्या, नहीं। देखो ये इस प्रकार से रखा है तो इनमें से जो है लंबवत प्रकाश गुजरेगा। अब मैंने ऐसे रख दिया तो इसमें से लंबवत प्रकाश गुजरेगा किरण, नहीं। तो हम देखते हैं कि तीव्रता क्या हो गई, न्यूनतम हो गई। तो इस प्रकार से हम ये विश्लेषण करते हैं। तो जो प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है जी, ध्रुवित प्रकाश। ठीक है ना। समझ में आ गया सभी को। ठीक है। इससे हम ये निष्कर्ष निकाले कि जब विश्लेषक को हमने इस क्षैतिज तल के समांतर रखा, इस ध्रुवक के समांतर, तब तीव्रता अधिकतम है, और क्षैतिज तल में रख दिया तो न्यूनतम हो गई। तीव्रता बदल रही है क्या, तो हम कहते हैं कि जो दिया गया प्रकाश है वो कैसा प्रकाश है जी, ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है। यहाँ देखिए, पहले तीव्रता मान लो I थी, जब दोनों समांतर है ध्रुवक और विश्लेषक, तो हमको
दोनों समांतर है तो अधिकतम तीव्रता मिली, जितना प्रकाश आया उतना ही प्रकाश यहाँ से निकल जाएगा। परंतु जब हमने विश्लेषक को क्या कर दिया, क्षैतिज रख दिया, तब कैसा प्रकाश मिलेगा हमको, न्यूनतम तीव्रता। उसमें से जो लंबवत प्रकाश है वो गुजर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो न्यूनतम तीव्रता अधिकतम हो गई, न्यूनतम बदल रही है तीव्रता, तो हम कहेंगे वो कैसा प्रकाश है, ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, टूरमैक-क्लीन क्रिस्टल के पहले क्रिस्टल ए को जो साधारण प्रकाश को ध्रुवित करता है ध्रुवक कहते हैं, दूसरे क्रिस्टल बी को जिसके द्वारा पहले क्रिस्टल से निर्गत प्रकाश को ध्रुवित होने या ना होने की पुष्टि की जाती है, विश्लेषक कहा जाता है। ठीक है, अब यदि हम पहले तो हमने इसके समांतर रख दिया, ठीक है, ये लंबवत रखा तो लंबवत रख दिया, ये लंबवत है फिर क्षैतिज रख दिया, अधिकतम से न्यूनतम हो गया। अब हमने क्या किया, इस विश्लेषक को कुछ थीटा कोण बनाते हुए रखा, ध्रुवक की अपेक्षा इसको थीटा कोण बनाते हुए रखा, तब कितनी किरणें जो हैं उस समय तीव्रता कितनी रहेगी ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो ये है ध्रुवक और ये है विश्लेषक। ठीक है ना, हमने विश्लेषक को थीटा कोण बनाते हुए रख दिया है, तब प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी ज्ञात करते हैं। तो अब जो है कितना प्रकाश जाएगा, तो अब बताइए। तो इसका जो है केवल क्षैतिज घटक जो है कॉस थीटा वो इसमें से गुजरेगा, बाकी घटक जो है लंबवत घटक इससे नहीं गुजर पाएंगे। ठीक है, केवल क्षैतिज घटक ही इससे पास होगा। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। ठीक है ना, ये प्रकाश की तीव्रता आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, और इसका आयाम एम्पलीट्यूड कितना है ए, और थीटा कोण बनाते हुए इस प्रकार से रखा गया है विश्लेषक। ठीक है, तो केवल जो इसका ध्रुवित प्रकाश है उसका केवल थीटा वाला घटक, थीटा की ओर कौन सा घटक होता है, मान लो ये ए है, वेक्टर ए, तो थीटा की ओर ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो थीटा की ओर ए कॉस थीटा वाला घटक ही पास होगा। ठीक है, यही कहलाता है मेलस का नियम। जब एक पूर्ण समतल ध्रुवित प्रकाश पुंज किसी विश्लेषक पर आपतित होती है तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की परिणामी तीव्रता का मान ध्रुवण और विश्लेषण के निर्गत अक्षों के मध्य कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, अब यहाँ वर्ग क्यों आ गया देखते हैं आगे। तो यहाँ आयाम ए को दो घटकों में वियोजन कर दिया हमने, एक कॉस थीटा और ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ठीक है ना, ठीक है, अब देखते हैं, हम सभी जानते हैं कि आयाम तीव्रता के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ठीक है, तीव्रता जो है आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तीव्रता आई अनुक्रमानुपाती कर दिए ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया अनुक्रमानुपाती हटाए तो के नियतांक लग गया के ए स्क्वायर आई कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम सभी जानते हैं कि प्रारंभ में तीव्रता कितनी थी, आई ज़ीरो इज इक्वल टू के ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो के ए स्क्वायर की जगह हमने क्या रख दिया, आई ज़ीरो। ठीक है, तो तीव्रता इसके बराबर हो गई दोनों अक्षों के मध्य के कोण की कोज्या, ये कॉस थीटा को ही कोज्या बोलते हैं, के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कौन सा नियम कहलाता है, मीलस का नियम। अब हम निकाल सकते हैं कि तीव्रता कितनी होगी। तो हम देखे थे जब थीटा ज़ीरो हो, दोनों एक दूसरे के समांतर रखा हुआ है, तो थीटा कितना है, ज़ीरो है। ये इस प्रकार से रखा हुआ है, इस प्रकार से अक्ष है। ठीक है, तो अक्ष क्या है, थीटा बराबर ज़ीरो है, तो उस समय अधिकतम तीव्रता होती है। तो हम देखते हैं भाई, अधिकतम तीव्रता है प्रारंभ में जितना था उतना ही अंत में है। जब थीटा इज इक्वल टू 90 हो, एक जो है इस प्रकार से रखा हुआ है, एक लेटा हुआ है। ठीक है, दोनों के बीच का कोण 90 अंश है, तो न्यूनतम तीव्रता मिलती है, ज़ीरो प्राप्त हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या निकाला, तीव्रता, और टूरमेलिन क्रिस्टल से गुजारने के बाद ठीक है तीव्रता में क्या परिवर्तन होता है, इसका मान हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब देखते हैं किस प्रकार से हम समतल ध्रुवित प्रकाश की उत्पत्ति कर सकते हैं। उसमें पहला है परावर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, जब प्रकाश जो है किसी चिकने समतल सतह पर परावर्तक सतह पर आपतित होती है तब उसका क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है। पर ये ध्रुवण जो है आंशिक रूप से होता है। ठीक है ना। तो ये मान लो कोई सतह है, इस प्रकार से प्रकाश आपतित हुई, अध्रुवित प्रकाश। तो जब परावर्तन होता है तो हमको आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से मिला, फिर डॉट मिला, फिर मान लो तो आंशिक रूप से ध्रुवित प्रकाश मिलती है। ठीक है ना। और अपवर्तन में ध्रुवित प्रकाश ही मिलेगा, अध्रुवित। ठीक है। तो इस प्रकार परावर्तन द्वारा हम देख रहे हैं कि आंशिक रूप से ध्रुवण मिल रहा है। तो इसको पूर्णतः ध्रुवित कैसे बनाया जाए, तो हम देखते हैं कि ये आपतन कोण पर निर्भर कर रहा है। जैसे जैसे हम आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, ध्रुवण की मात्रा भी उतनी बढ़ती जाती है। ठीक है ना। और सबसे पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हमको कब मिलेगा इस ओर, जब अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण के बीच का कोण कितना हो जी, 90 अंश हो। ठीक है ना। अपवर्तन कोण और आपतन कोण, परावर्तन कोण के बीच का कोण जब कितना हो, 90 अंश हो, तब हमको पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश मिलता है। ठीक है। तो आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहते हैं, आईपी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसी के आधार पर ब्रूस्टर ने एक नियम दिया है, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू ध्रुवण कोण आईपी की स्पर्श ज्या के बराबर होता है। स्पर्श ज्या मतलब tan थीटा ना। ठीक है। तो परावर्तन द्वारा हम लोगों ने देखा कि ध्रुवित, आंशिक रूप से ध्रुवित। अब आपतन कोण का मान बढ़ाते गए तो ध्रुवण की मात्रा बढ़ती गई। फिर ब्रूस्टर ने एक नियम दिया जिसमें ध्रुवण कोण, माध्यम का अपवर्तनांक ध्रुवण कोण की स्पर्श ज्या के बराबर होती है, ये बताया। आपतन कोण के उस न्यूनतम मान को जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। देखिए, हमने आपतन कोण का मान बढ़ाते गए आपतन कोण का मान जब कितना हो गया आईपी, ठीक है, तब हमको कितना मिला जी, पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश मिला। और परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण कितना बना उस समय, 90 अंश, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्रूफ करते हैं अब। माना कि कोई प्रकाश किरण म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम से पृष्ठ पर ध्रुवण कोण आईपी पर आपतित होता है, तब स्नेल के नियम से म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है। यहाँ आई का मान कितना है, साइन आई पी अपॉन अपवर्तन कोण हमने लिया है आर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अपवर्तन कोण को आर लिए हैं, अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, तो हमने दोनों को आईपी से प्रदर्शित कर दिया। ठीक है ना। तो यहाँ आईपी अपॉन साइन आर, साइन आईपी अपॉन साइन आर। अब हम जानते हैं म्यू इज इक्वल टू tan आईपी। ठीक है। तो दोनों को बराबर कर दिए। tan आईपी को मैं साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी लिख सकती हूँ क्या, साइन से साइन कैंसिल हो गया, क्या बचा, कॉस आईपी बराबर साइन आर। कॉस को मैं साइन के पदों में चेंज कर रही हूँ। तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। ठीक है। तो मैंने इसको लिख लिया साइन 90 माइनस आईपी। थीटा का काम कौन कर रहा है, आईपी इज इक्वल टू साइन आर। साइन से साइन कटा, 90 माइनस आईपी इज इक्वल टू आर, या आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90। आईपी प्लस आर इज इक्वल टू 90 मतलब परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के बीच जो है कोण कितना होना चाहिए जी, 90 अंश होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ अपवर्तन कोण आर का मान निकाल सकते हैं क्या, 90 माइनस आई पी। पुनः स्नेल के नियम लगाते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई की जगह आई पी रख दिए और साइन 90 माइनस आई पी रख दीजिए आर की जगह। तो कितना आया, साइन आई पी अपॉन कॉस आई पी। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है।
तो यहाँ पे आ गया साइन बटे कॉस मतलब टेन थीटा, यही ब्रूस्टर का नियम है। ठीक है, परावर्तित और अपवर्तित प्रकाश किरणें परस्पर लंबवत होती है, यही लिखा गया है। ठीक है कि परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण के बीच कितना कोण बनता है जी, 90 अंश का कोण बनता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं अपवर्तन द्वारा ध्रुवण, पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन। ठीक है, जब कांच की समांतर सतहों पर किसी प्लेट पर अध्रुवित प्रकाश ध्रुवण कोण पर आपतित होती है तो उसकी निचली और ऊपरी सतहों से परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, जबकि अपवर्तित या निर्गत प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होता है। अपवर्तित प्रकाश भी ध्रुवित होती है परंतु आंशिक रूप से। यदि उसको कई बार अपवर्तन कराया जाए तो लास्ट में अंत में हमको क्या मिलेगा, समतल ध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो अपवर्तन द्वारा ध्रुवण हो गया। नेक्स्ट देखते हैं द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण। ठीक है, द्वि अपवर्तन मतलब 2 बार अपवर्तन होगा, जब प्रकाश साधारण प्रकाश की किरण कुछ विशेष क्रिस्टल जैसे कैल्साइट, क्वार्ट्ज आदि में से होकर गुजरती है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो वह 2 अपवर्तित किरणों में विभक्त हो जाती है। द्वि अपवर्तन मतलब 2 अपवर्तित किरणों में विभक्त होना। इस घटना को द्वि अपवर्तन कहते हैं। कौन कौन से, साधारण किरण और असाधारण किरण। देखते हैं यहाँ डायग्राम से, ये आपतित हुई किरण और 2 भागों में बढ़ गई, कैल्साइट में, क्वार्ट्ज में। असाधारण किरण और साधारण किरण, देखते हैं इनमें क्या गुण होता है। साधारण किरणें ये स्नेल के नियम का पालन करती है, सभी दिशाओं में समान चाल से चलती है। ठीक है सभी दिशाओं में ओ किरण के लिए अपवर्तनांक समान होता है। ठीक है, कंपन आपतन तल के लंबवत होता है। ये किरणें स्नेल के नियम का पालन नहीं करती। असाधारण किरण, विभिन्न दिशाओं में चाल भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में क्रिस्टल के अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होते हैं, आपतन तल के समांतर होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ असाधारण किरण जो है अध्रुवित है और साधारण किरण हमको कैसे प्राप्त हो रही है, समतल ध्रुवित। तो इस प्रकार से द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण होता है। किसी प्रयोग किसी विधि द्वारा क्या करते हैं, हम इस समतल ध्रुवित प्रकाश को अलग कर लेते हैं। द्विवर्णता द्वारा ध्रुवण। ठीक है, जब 2 बार अपवर्तन होगा, जब कोई प्रकाश किरण टूरबेलिन क्रिस्टल में प्रवेश करती है तो द्वि अपवर्तन के कारण 2 किरणों में विभक्त हो जाती है। ठीक है ना, इनमें से एक किरण के कंपन प्रकाशिक अक्ष के समांतर होते हैं तथा दूसरी किरण कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होती है। टूरबेलिन क्रिस्टल इनमें से एक किरण को जिसके कंपन प्रकाशिक अक्ष के लंबवत होते हैं अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार निर्गत प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश होता है। ठीक है, डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। ये जो लंबवत है उसको क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया। ठीक है, द्विवर्णता टूरबेलिन क्रिस्टल द्वारा वर्णात्मक अवशोषण की प्रक्रिया को ही द्विवर्णता कहते हैं। अब प्रकीर्णन द्वारा देखते हैं, तो सूर्य से प्रकाश से आने वाली जो किरण है, ठीक है, वायुमंडल के अणुओं द्वारा क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो जाता है। यही प्रकीर्णित सूर्य का ध्रुवित प्रकाश पोलेराइट पर आपतित होता है, अतः पोलेराइट को घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता घटती बढ़ती रहती है। हम लोगों ने देखा है ध्रुवित प्रकाश को यदि टूरबेलिन को घुमाया जाए तो बढ़ती है, घटती है। ठीक है ना, तो सूर्य का प्रकाश देखो, वो नाइट्रोजन अणु से टकराया तो प्रकीर्णन के द्वारा हमको ध्रुवित प्रकाश जो है दिखाई देती है या प्राप्त होती है। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा पोलेराइट। समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने वाली सरल एवं सस्ती युक्ति को पोलेराइट कहते हैं। हमारा चश्मा जो है पोलेराइट होता है। ठीक है ना, हम ध्रुवित प्रकाश जो है हमारी आंखों पर पड़ती है, नहीं तो चकाचौंध हमको नज़र नहीं आता। ठीक है ना,
सन 1933 में E.H. लैंड ने इस विशेष विधि को विकसित किया, पोलेराइड का निर्माण किया। इसमें एक फिल्म होती है जिसमें कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। इस फिल्म को बनाने के लिए नाइट्रोसेल्यूलोज की एक पतली शीट पर कार्बनिक यौगिक हरपेथाइट या आइडोक्विनाइट सल्फेट के अति सूक्ष्म आकार के क्रिस्टल को इस प्रकार फैलाकर रखते हैं कि सभी क्रिस्टल के अक्ष एक दूसरे के समांतर रहें। ठीक है, ये पोलेराइड है। देखिए, ध्रुवित प्रकाश को किसमें बदल दिया? समतल ध्रुवित प्रकाश को, अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में। ये इसका उपयोग है। कार्यविधि है, उपयोग देखते हैं प्रकाश की चकाचौंध को दूर करने के लिए। ठीक है, रात्रि जो हमारे हेडलाइट्स होते हैं गाड़ियों के, उनमें भी जो है कांच जो है पोलराइड के बने होते हैं। ठीक है ना, ताकि चकाचौंध से बचा जा सके। और उनके अक्ष इस प्रकार से होते हैं कि 90 अंश, इधर से कार आ रही है, ये 90 अंश के कोण पर झुकी है, ये इधर से कार आ रही है 90 अंश कोण पर झुकी हुई है। 90 मतलब कितना हो गया? सॉरी, 45 अंश। ध्यान दीजिएगा, 45 अंश पे उसका अक्ष बनाया जाता है। 45 मतलब 90 अंश हो गया है। अर्थात जो प्रकाश की चकाचौंध है वो दूर हो जाती है, एक दूसरे को क्रॉस कर देते हैं वो। ठीक है ना, हम देखे हैं कि 90 अंश जब हो तो तीव्रता क्या हो जाती है जी? न्यूनतम हो जाती है। ठीक है ना। ध्रुवित प्रकाश के संसूचन में इसका उपयोग किया जाता है। पोलेराइड कैमरा और फोटोग्राफी में, समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में, आंशिक ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने में। ठीक है ना, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, संसूचन में भी इसका उपयोग किया जाता है। अध्रुवित प्रकाश है कि ध्रुवित प्रकाश है कि समतल ध्रुवित प्रकाश है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है।